कृषी संशोधन विद्यार्थ्यांना फेलोशिप मिळालीच पाहिजे, मिळालीच पाहिजे, मिळालीच पाहिजे. कृषी संशोधन विद्यार्थ्यांना फेलोशिप मिळालीच पाहिजे, मिळालीच पाहिजे, मिळालीच पाहिजे. कृषी संशोधनातून शेतकऱ्यांचं कल्याण झालंच पाहिजे, झालंच पाहिजे, झालंच पाहिजे. जय जवान जय किसान. तो वो पिछले 2 सालों से 2 बैचेस से उनको फेलोशिप्स मिले नहीं है। फेलोशिप करून काय करणार आहे? नाही पीएचडी घेतील ना सर. काय पीएचडी करून काय दिवा काय लावणार? पीएचडी करून काय दिवा काय लावणार? पीएचडी करून काय दिवा काय लावणार? नमस्कार दोस्तों, और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। दोस्तों, जब देश का प्रधानमंत्री एक चाय वाला होगा तो जो पीएचडी करने वाले होंगे, जो पढ़ने लिखने वाले होंगे, उन्हें इसी तरह से आकर आंदोलन करना होगा अपनी मांगों के लिए। पहले मैं आपको आंकड़े बताता हूं, आपको मैं बताता हूं महाराष्ट्र की परिस्थिति क्या है, फिर मैं आपको इनकी कहानी बताता हूं। पहले आपको याद होगा, कुछ दिन पहले मैंने सरकारी डेटा के अनुसार बताया था कि महाराष्ट्र में 2023 में 4066 किसानों ने आत्महत्या की है, यानी हर 2 घंटे में एक किसान की आत्महत्या हुई थी। अब किसानों की आत्महत्या क्यों होती है? क्योंकि उनके फसल को सही से दाम नहीं मिलते हैं, वो जितना खर्च करते हैं, उनका जितना लागत होता है उतना भी लागत नहीं निकल पाता है। किसानों की परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। महाराष्ट्र एक तरीके से इस देश में किसानों के मरने वाली संख्या में सबसे पहले नंबर पर आता है। यह हम सभी के लिए एक शर्म की बात है। अब किसानों की परेशानी को ख़त्म कैसे किया जाएगा? उस पर रिसर्च की जानी चाहिए, उस पर एक तरीके से शोध किया जाना चाहिए कि किसानों को कैसे फ़ायदा होगा। हर कोई जो नेता होता है वो अपने आप को किसान का बेटा बताता है, लेकिन ये जो लोग मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये सभी पीएचडी कर रहे हैं एग्रीकल्चर में। महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर में पीएचडी करना यानी हर 2 घंटे में होने वाले जो किसानों का आत्महत्या है उसे रोकना होता है। लेकिन अब इन्हीं लोगों को यहाँ पर आकर आंदोलन करना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार इनके फंड, इन्हें जो फेलोशिप मिलता है वो पिछले 2 सालों से सरकार ने नहीं दी है। ये ऐसे वैसे लोग नहीं हैं, इनमें कोई रैंक 1 का एक छात्र है, कोई रैंक 5 का छात्र है। इनकी पीएचडी को जब आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर ये वाकई शोध करते हैं तो इसका फ़ायदा केवल महाराष्ट्र को नहीं पूरे देश को होगा। लेकिन जब आप वोट ही इसीलिए देते हैं कि 1500 रुपये लाड़की बहन नाम से आपको मिल जाए, महीने का आपको 1500 रुपये महाराष्ट्र में, 10,000 रुपये आप बिहार में ले लेते हैं और आप खुश हो जाते हैं, तो आपको जो पैसा मिलता है वो इनकी जो फेलोशिप होती है उसके पैसे को काट कर दिया जाता है। आप 1500 रुपये लेकर खुश हो जाते हैं और हर 2 घंटे में एक किसान को महाराष्ट्र में मरना पड़ता है, आत्महत्या करनी पड़ती है। इनसे सुनिए, समझिए कि जब देश में एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बना देते हैं, जब पढ़ने लिखने वालों की अहमियत इस देश में कम हो जाती है, तब छात्रों को, वो भी वो छात्र जिनकी पढ़ाई से किसान बच सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं, उन्हें आकर आंदोलन करना पड़ता है। ये महाराष्ट्र से आए हुए लोग हैं। आप अपना नाम बताइएगा, क्यों आंदोलन कर रहे हैं वो बताइएगा, आपका रैंक क्या है, मैं जानबूझकर पूछ रहा हूँ, वो भी बताइएगा, ताकि लोगों को पता चले कि ये मामला कितना गंभीर है। जी नमस्कार, मेरा नाम है विश्वजीत काळे। मैं हूँ महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरे में। मेरा कृषि का संशोधन अभी जारी है और मेरा जो महाराष्ट्र का पीएचडी एंट्रेंस का रैंक है वो पूरे महाराष्ट्र में से मेरा दूसरा रैंक है। और 2 महीने पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रिसर्च फेलोशिप, जो मैंने एमएससी का इससे पूर्व काम कर चुका हूँ, तो उसमें मेरा पूरे देश में से पहला क्रमांक आ चुका है। अच्छा, तो अगर फर्स्ट रैंक पूरे देश में? यस, पूरे देश में से मेरा फर्स्ट रैंक है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रिसर्च फेलोशिप में। हाँ। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर हमारा क्वालिटी ऑफ रिसर्च इतना अच्छा है, एक आईसीआर रिपोर्ट कहता है कि अगर आप कृषि संशोधन में अगर आप 1 रुपया उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो उसका जो कुछ आउटपुट है वो 13.85 रुपीज़ है। सो अगर ये 14 रुपये के आसपास अगर इसका अगर आउटपुट है, ये इसरो और DRDO से भी ज़्यादा इसका आउटपुट है, तो इतना ज़्यादा अगर आउटपुट है, सो कमर्शियल एंगल से भी देखें तो कृषि के जो कुछ अपना संशोधन है उसमें इसका इन्वेस्टमेंट होना बहुत ज़रूरी है। पिछले 2 सालों से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो सारथी, महाज्योति, बार्टी, आरटी और अमृत ऐसे 5 संस्था है जो अलग अलग समाज के जो बच्चे हैं उनको जो फेलोशिप्स देते हैं, तो वो पिछले 2 सालों से 2 बैचेस से उनको फेलोशिप्स मिले नहीं है। अभी इस समय की स्थिति ऐसी है कि हम हमारे घर में से हमारे माँ बाप जो पैसे देते हैं, हम उस पैसे से अपने जो कुछ संशोधन है वो जारी कर रहे हैं। अभी मुझे आप बताइएगा, आप कहाँ से हैं? मैं छत्रपति संभाजीनगर से हूँ, मराठवाड़ा से। और मेरा जो रिसर्च है मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी लास्ट मंथ में जो पूरे महाराष्ट्र में जो सोयाबीन का नुकसान हुआ है बड़े पैमाने पर, तो उसमें ऐसा है कि 110 से 120 दिनों तक जो लाइफ स्पैन है सोयाबीन के क्रॉप का वो होता है। और जो कुछ बाढ़ आई थी पूरे महाराष्ट्र में, जिसकी वजह से किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, उनकी आंखों में हमें आंसू दिखे। सो ये जो हुआ है ये उनका 100वें दिन पे हुआ है, मतलब उनका क्रॉप आने ही वाला था। सो 90 से 100 दिन के बीच में जो फ्लडिंग आया था
उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है। अभी मेरा जो संशोधन चल रहा है वो अभी ऐसे ही एक क्रॉप के ऊपर जो सोयाबीन है उसके ऊपर चल रहा है, और मेरे पास अभी 80 दिनों में आने वाला सोयाबीन का वैरायटी अभी मैं उसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। अगर वो किसानों को मिल जाए तो जितना कम क्रॉप का ड्यूरेशन रहेगा उतना रिस्क कम रहेगा, और शायद आज पूरे महाराष्ट्र के किसानों का जो कुछ नुकसान है वो शायद मेरा जो संशोधन है वो बचा सकता था। एक सेकंड मैं लोगों को समझा दूं, ये मराठवाड़ा से आते हैं। मराठवाड़ा महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा अगर किसान कहीं पर आत्महत्या करता है तो वो इलाका है। ये जिस चीज़ पर रिसर्च करें, पहले इन्होंने बताया इनका ऑल इंडिया में रैंक 1 आया है। जैसे कि मैंने पहले भी शुरुआत में कहा कि अगर चाय वाला प्रधानमंत्री बनेगा तो ऑल इंडिया रैंक में जो 1 आता है उसे यहाँ पर आकर आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि आपके देश में जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है वो एक तरीके से ख़त्म हो जाती है। आप पढ़ाई लिखाई पर इन्वेस्ट नहीं करते हैं, दंगा करवाते हैं, हिंदू मुस्लिम करवाते हैं, जाति जाति में लोगों को लड़ाते हैं, और किसानों के समय आप चुनाव के समय कोई एक बड़ा ऐलान कर देते हैं, स्कीम दे देते हैं, लेकिन जो एक्चुअल काम होना चाहिए, जैसे कि इन्होंने कहा सोयाबीन का किसान महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा परेशान होता है। और इस बार भी आपको याद होगा हमने हमारे चैनल पर बताया भी था कि जब बाढ़ आई तब लोगों का कैसा रवैया रहा, नेताओं ने कैसे जाकर वहाँ पर किसानों को ही चिल्लाया, लेकिन वो किसान जिसे नुकसान करना पड़ रहा है, इनका रिसर्च अगर सक्सेसफुल होता है, ये जिस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो जो सोयाबीन को 120 दिन के आसपास लग जाते हैं, 90, 100, 120 दिन, वो 80 दिन में तैयार हो जाएगा, यानी कम समय लगेगा और जो रिस्क फैक्टर है वो भी कम हो जाएगा। लेकिन आप ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जो आपने बात कही है, कितना इसमें खर्च आता है, सरकार फेलोशिप देती थी, नहीं दे रही है, और आपके माता पिता क्या करते हैं ये भी बताइए। जी, मेरे पिताजी जो थे तो वो अभी रिटायर्ड हो चुके हैं, तो घर का जो कुछ खर्चा है वो भी अभी मतलब खर्चा तो बढ़ रहा है, क्योंकि मैं भी जैसे हायर एजुकेशन ले रहा हूँ, लेकिन घर का इनकम वो है वो गिर चुका है। हाँ। तो मेरी सरकार से यही दरख्वास्त है कि वो अगर मुझे अगर फंडिंग यहाँ पे रिसर्च के लिए मिला दे तो मैं इस देश के किसानों के लिए वो जो सोयाबीन का वैरायटी है वो मैं जल्द से जल्द ला सकूंगा। क्योंकि अगर क्या होता है, अगर ये जो बच्चे हैं इनको अगर संशोधन में अगर पैसे की अगर मदद नहीं हुई गवर्नमेंट से, तो इनके जो रिसर्च का जो कुछ खर्चा है ना, ये शॉर्ट करने का सोचते हैं। सही बात, ठीक है। अगर इनके पास अगर पैसा नहीं होगा तो सपोज मुझे अगर कहीं बड़े इंस्टीट्यूट में जाना, इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे, तो वो छोड़ के मैं कहीं पे लोकल पे अरेंज कर लूँगा, ऐसा सोचता हूँ। और ये दरअसल देखा जाए तो ये देश के लिए बहुत घातक है। ठीक, ये बात बहुत ज़रूरी है। आप समझे इन्होंने क्या कहा? इनका कहना है कि मैं कोई एक बड़ा रिसर्च करना चाहता हूँ, सरकार से फेलोशिप मिलती है और मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ। जब हम पढ़ाई करते हैं, हम वाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं। ये देश में ग्रीन रेवोल्यूशन आया कैसे? इनके जैसे लोगों ने उस समय पढ़ाई की, इन्होंने रिसर्च किया, पीएचडी की, उसमें संशोधन किया, शोध किया, और उससे पता लगा कि अच्छा ये करने से हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन आ सकता है। लेकिन जब आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट खत्म हो जाएगा, आप देश के युवाओं को दही हंडी गणपति में बिजी रखेंगे, गौतमी पाटिल को बुलाकर स्टेज पर उनसे नचाएंगे और लोगों को उसी में बिजी रखेंगे, और इनको आप कहेंगे कि हमारे पास रिसर्च के लिए पैसा नहीं है, तब इन्हें आकर यहाँ पर आंदोलन करना पड़ेगा। ये पहली बार नहीं है जब ये आंदोलन करें, इन्होंने पुणे में भी आंदोलन किया। मैं और लोगों से भी बात करूँगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ, हमारे जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं अजित पवार, 2023 में नागपुर में विधान परिषद जो विंटर सेशन चल रहा था, और उस समय अजित पवार ने विधान परिषद में, ये ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा था कि पीएचडी करके आप कौन सा दिया जला दोगे, यानी आप क्या ही बड़ा कर लोगे पीएचडी करके। फेलोशिप करून काय करणार आहे? नाही पीएचडी घेतील ना सर. काय पीएचडी करून काय दिवा काय लावणार? पीएचडी करून काय दिवा काय लावणार? पीएचडी करून काय दिवा काय लावणार? वही अजित पवार अब घूम रहे हैं महाराष्ट्र में किसानों के बीच में और बता रहे हैं कि नहीं नहीं बहुत नुकसान हुआ है, सरकार को अब ना जाने कितने हजार करोड़ का आपको बजट निकालना पड़ता है, किसानों के लिए पैकेज निकालना पड़ता है, क्योंकि किसानों के नुकसान हुआ है। लेकिन उस नुकसान से परमानेंट इलाज जो है वो ये लोग कर रहे हैं, और इनके लिए आपके पास पैसा नहीं है। आप मुझे बताइए, एक राज्य कब आगे बढ़ेगा? जब वहाँ के लोग रिसर्च करेंगे, या तब आगे बढ़ेगा जब वहाँ के लोगों को आप रिसर्च के लिए पैसा नहीं देंगे? ये हम कौन सा महाराष्ट्र में रह रहे हैं दोस्तों, जहाँ पर लोग अपने घर चलाने के लिए पैसा नहीं मांग रहे? ये कह रहे हैं हम रिसर्च करना चाहते हैं ताकि किसानों की परेशानी कम हो सके। और मुझे लगता है एक ऐसा राज्य जहाँ पर हर 2 घंटे में एक किसान की आत्महत्या होती है, वहाँ का मीडिया सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या पर दिन रात कवरेज करता है, लेकिन किसानों की परेशानी को कैसे हल किया जाए उस पर उनका कोई लेना देना नहीं होता है, और इसलिए ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं जाता है। ये खबर आपको भी बोरिंग लग सकती है, क्योंकि इसमें राहुल बनाम मोदी, देवेंद्र फडणवीस बनाम उद्धव ठाकरे नहीं दिख रहा है, लेकिन आप समझिए ज़मीनी हकीकत हमारे देश में कितनी बर्बाद हो चुकी है। ये मैं उत्तर प्रदेश या बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ।
मेरे पीछे ऑल इंडिया रैंक 1 वाले यहाँ पर मौजूद है, लेकिन आप एक चाय वाले को, एक रिक्शा वाले को या फिर एक पान वाले को आप बड़ा मंत्री बनाकर उसे साहब कहते हैं। बड़े बड़े अधिकारी जब उन्हें सलाम ठोकते हैं और लोग उन्हें अपना कर्ता धर्ता मानते हैं, तब इसी तरह की परिस्थिति आपको देखने मिलेगी। महिलाओं से भी बात करूंगा, आप कहाँ से हैं, क्योंकि मैं जानबूझकर इनसे भी पूछा, क्योंकि अधिकांश जो लोग हैं उनके घर वाले भी किसान हैं, वो समझते हैं कि परेशानी क्या है। आप किस चीज़ में PhD कर रही हैं, और ये जो फेलोशिप नहीं दिया जा रहा है, सरकार क्या आप लोगों से यहाँ पर आने के लिए आई है, बात की है? बड़े बड़े मीडिया चैनल्स हैं महाराष्ट्र के, क्या कोई आया अभी यहाँ पर आप लोग से बात करने के लिए? नमस्कार, मेरा नाम तेजस्विनी भद्रे है और मैं नांदेड़ महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। अभी मैं महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी में एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है, उसमें अभी मेरा PhD का 2य वर्ष चालू है। सर, मेरा जो रिसर्च है वो ट्राइबल फार्मर्स के ऊपर है। फार्मर्स की तो परिस्थिति गंभीर ही है, लेकिन उसमें से भी अगर हम ट्राइबल फार्मर्स अगर कंसिडर करें तो उनकी भी परिस्थिति बिकट है। अभी मेरा जो रिसर्च है वो प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना जो 2018 में स्टार्ट हुआ था, उस पर मेरा रिसर्च है। उसमें मुझे क्या करना है, वो स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन कौन से स्तर पर है, महाराष्ट्र में कितने वंदन विकास केंद्र स्टार्ट हुए हैं, वो मुझे अभी ढूंढ के निकालना है, ताकि हम आगे जो भी फार्मर्स आएंगे उनको ये बता सके। अभी देखो, ये स्कीम का नाम किसी को भी नहीं पता, शायद आपने भी पहले ही सुना होगा, जनधन सुना होगा, लेकिन वंदन नहीं सुना आपने। अभी मेरा यही काम है कि वो वंदन स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन, उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है और इससे फार्मर्स को क्या आउटपुट मिलेगा, ये सब कुछ मेरा रिसर्च है सर अभी। और इसमें क्या होता है कि जो ट्राइबल फार्मर्स का जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस रहता है, जैसे कि हम कह सकते हैं महुआ के फ्लावर्स रहते हैं, बम्बू रहता है, तो पहले वो रॉ मटेरियल सेल करते तो उनको ज़्यादा पैसा नहीं मिलता था, लेकिन इस स्कीम के अंडर उनको प्रोसेसिंग के लिए कॉस्ट दिया जाता है, वो प्रोसेसिंग करते हैं। अभी मैंने जो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया है वो धुले है, धुले महाराष्ट्र। तो वहाँ के जो ट्राइबल फार्मर्स है सर, उन्होंने सिर्फ एक महुआ फ्लावर से उन्होंने 6 प्रोडक्ट बनाए हैं, खुद ट्राइबल लोगों ने। अभी उस महुआ के उन्होंने प्योर ऑर्गेनिक है, वो 100% ऑर्गेनिक है। उसमें उन्होंने महुआ का अभी देखे तो सोप बनाया है, उसके मनुका बनाया है, ऐसे 5-6 उन्होंने प्रोडक्ट बनाए हैं। तो अगर ये चीज़ अगर सब फार्मर्स तक जाएगी तो उनको इसका फ़ायदा ही होगा। अगर हाँ, आप मुझे बताइए, लेकिन जब आपको फेलोशिप नहीं मिल पा रहा है तो आपके रिसर्च में किस तरह की परेशानी है? ये जो आप कह रही हैं बहुत महत्वपूर्ण है, और इससे क्या होगा कि जो मुझे आप जब बात कर रही थी, राजीव गांधी याद है, वो वही कहते थे कि 1 रुपये जब दिल्ली से निकलता है तो घिसते जब अंत तक पहुंचता है तो कुछ पैसे ही लोगों को मिल पाते हैं। और आप यही कह रही हैं कि अधिकांश जो पैसा है वो कैसे मिले, उस पर आपकी रिसर्च है। लेकिन अब जब आपको खुद को फेलोशिप नहीं मिल पा रहा है तो इससे कैसा नुकसान आपको हो रहा है, ये भी बताइए। अभी सर कैसे होता है कि अगर हमें रिसर्च करना है, मेरा प्राइमरी डाटा कलेक्शन है। प्राइमरी डाटा मतलब उस लोकेशन पे जाके आपको डाटा कलेक्ट करना है, क्वेश्चनर भर के लेने हैं और लोगों का रिस्पांस आपको देखना है। अभी सर देखें तो मैं हूँ नांदेड़ से, मेरा राहुरी रहा मेरा यूनिवर्सिटी, और वहाँ से मुझे धुले जाना है। वो जाने आने का तो खर्चा है ही, लेकिन वहाँ जाने के बाद वो क्वेश्चनर का प्रिंटिंग कराना, वो सब। अभी 300 रिस्पोंडेंट्स है मेरे, 300 का अगर एक क्वेश्चनरी अगर 5 पेजेस का मान लो तो उसका प्रिंटिंग का खर्चा है। ये तो प्राइमरी है, लेकिन अभी देखो नेशनल कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होते हैं। अभी यहाँ पे इतने बच्चे हैं जो डिज़र्व करते हैं कि वहाँ पे जाना, वहाँ पे कुछ नया नॉलेज सीखना। अभी आप देखो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो फीस रहती है वो मतलब ज़्यादा रहती है, मतलब हमें जो फीस भरने के लिए, हमारा रिसर्च करने के लिए पैसा नहीं है, तो हम कॉन्फ्रेंस कैसे जाएंगे? अगर कॉन्फ्रेंस नहीं जाएंगे तो अच्छे शास्त्रज्ञों से कैसे मिल पाएंगे? अगर वो नॉलेज हम ज़्यादा बढ़ा नहीं पाएंगे तो फिर कृषि का विकास कैसा होगा? तो ये सब देख सकते हो आप। सही बात है। आपने सुना कि कितना महत्वपूर्ण होता है और क्यों इन्हें पैसा चाहिए। ये पैसा लेकर, पार्टी तोड़कर विधायक खरीदने के लिए पैसा नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि हमारे नेताओं को वही लगता है कि पैसा का तो वही इस्तेमाल है। इसलिए अजीत पवार ने पहले कहा था PhD करके ये क्या ही कर लेंगे। बाद में उन्होंने भले ही माफ़ी मांगी थी, लेकिन उनकी सोच ही नहीं होगी कि इन्हें पैसा दिया जाए। अजीत पवार का नाम बार बार इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और जो उप मुख्यमंत्री हैं वो खुद हैं। ये सब लोग अपने आप को ग्रामीण का बताते हैं, और आपने सुना कि कितना महत्वपूर्ण है। आप बिरजो बताइए, दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर रिसर्च के लिए आपके पास पैसा नहीं है? विधायक खरीदने के लिए, पार्टी तोड़ने के लिए, सरकार तोड़ने के लिए, मैंने कहा ना गौतमी पाटिल जैसे लोगों को डांस कराने के लिए, इस सब चीज़ के लिए पैसा है हमारे देश में। एक मेट्रो को 3-3 बार उद्घाटन करने के लिए हमारे पास पैसा है, प्रधानमंत्री आ जाते हैं उसके लिए, उस चीज़ के लिए पैसे की कमी नहीं है। लेकिन ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से वाकई हम स्वदेशी हो सकते हैं, जिसकी वजह से वाकई हमारे जो किसान हैं
उनकी ताकत बढ़ सकती है, उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं है। यही बात आपको सुननी होगी और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप कहाँ से हैं, क्या रिसर्च कर रहे हैं, किस तरह की दिक्कत आ रही है? मेरा नाम योगेश बोर्डे, मैं छत्रपति संभाजी नगर मराठवाड़ा रीजन ऑफ महाराष्ट्र से हूँ मैं, और मैं महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी में सेकंड ईयर के लिए अभी संशोधन कर रहा हूँ। तो मेरा रिसर्च है ना बार्ली पे, सातू बोलते हैं उसको। अभी गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि हम ईल्ड पे ना सफिशिएंट हो गए, अभी ईल्ड हमारे पास सफिशिएंट है, लेकिन वो भ्रम में है कि अगला जो चुनौती है वो क्लाइमेट चेंज है। मेरा रिसर्च क्लाइमेट चेंज पे ही है, जैसे कि ये फ्लडिंग हो रहा है, ड्रॉट है, हाई टेम्परेचर हो रहा है, तो मेरा जो ड्रॉट टॉलरेंस जो फसल होती है बार्ली की, उस पर मेरा भी एवोल्यूशन चल रहा है। अगर ड्रॉट टॉलरेंस फसल जो हमें मिलेगी तो हमारे किसान को उसका फ़ायदा होगा ना। तो ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ने में अगर टेम्परेचर टॉलरेंट अगर फसल होगी तो उससे ईल्ड के लिए कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इस पे अगर काम चालू रहा तो जो फ्यूचर में आने वाला है वो रिस्क कम हो सकता है। अगर ये हम रिसर्च ही नहीं करेंगे तो फिर वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा और उस बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि अगर हमें ये फेलोशिप का इतना बड़ा इम्पैक्ट है अभी दिखेगा नहीं, लेकिन जब 1-2 साल जाएंगे ना तो कोई भी छात्र जो है कृषि का वो क्वालिटी रिसर्च मतलब वो मॉलिकुलर की तरफ नहीं बढ़ पाएगा। जैसे कि IRI में रिसर्च होता है ना, तो ये नीचे के यूनिवर्सिटी वाले बच्चे वहाँ तक जाएंगे ही नहीं, क्योंकि ये सब जो बच्चे हैं वो सब फार्मर कम्युनिटी से आते हैं ना। तो फेलोशिप अगर नहीं रही तो फिर ये उस तरफ बढ़ेंगे ही नहीं। सारे जो कन्वेंशनल टॉपिक है वो ले लेंगे, डिग्री कंप्लीट कर लेंगे, और सरकार को भी मुझे लगता है कि उनको वही चाहिए। तो हमें जो हमारी इच्छा है वो उनको समझ में नहीं आ रही है अभी। तो ये हमारा आक्रोश है कि हमें सरकार को क्यों देनी चाहिए फेलोशिप, जिससे हमारा इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा आगे चलते हैं। एक शब्द होता है इंग्लिश में मीडियोकर। मीडियोकर यानी आप बहुत अच्छा भी नहीं बहुत बुरा भी नहीं, एक सामान्य है। और मुझे लगता है कि सरकार चाहते हैं कि जो अगला जनरेशन है हमारे देश का वो एक मीडियोकर जनरेशन बन के रह जाए। देखिए दुनिया की अगर बात करें तो भारत अभी का एक सबसे युवा देश है। अधिकांश जो हमारे देश के लोग हैं उनकी उम्र 29 साल से कम है। यहाँ पर आपने देखा कोई सोयाबीन पर कर रहा है कि कैसे किसान 80 दिन के भीतर अपना सोयाबीन का फसल निकाले ताकि उसे कम से कम नुकसान होने का चांस हो। कोई बता रहा है कि कैसे जो स्कीम है वो अंत तक आदिवासी किसान तक कैसे पहुंच सके, और कोई बता रहा है कि क्लाइमेट चेंज, वही मराठवाड़ा जो सालों से सूखा से ग्रसित था, वो इस बार वहाँ पर इतनी बाढ़ आ गई कि किसान की फसलें ही बर्बाद नहीं हुई, उनकी खेत जो होती थी ना उसके ऊपर जो मिट्टी होती थी वो मिट्टी की मिट्टी बह चुकी है, और अब वहाँ पर बंजर ज़मीन छोड़कर कुछ नहीं है। वहाँ पर किस तरह से क्लाइमेट चेंज का ख्याल रखते हुए वो अपना फसल उगा सके उस पर काम करें। दर्शकों, अगर ये लोग दुनिया के किसी दूसरे देश में होते तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग दी जाती ताकि वहाँ पर के किसानों को इसका फ़ायदा हो सके, वो टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा सके, हमारा जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है, हमारी जो भविष्य की तरफ की समझ है उसे हम बेहतर कर सकें। लेकिन क्योंकि ये भारत में और महाराष्ट्र में है जहाँ पर तोड़फोड़ की राजनीति, जात पात के आगे कुछ नहीं हो रहा है, तो इसलिए PhD के लोगों को आकर पढ़ाई छोड़कर दिवाली के समय बैठना पड़ रहा है। और मैं पूछूंगा इनसे, आप भी सुनिएगा, मीडिया से कितने लोग आए हैं, कितने लोगों ने इनसे बातचीत की है। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जहां पर हम व्यूज़ नहीं देखते कि कितने लोग देखने वाले हैं, कितने लोग नहीं देखने वाले हैं। ये वीडियो मैं आपके सामने इसलिए भी ला रहा हूं क्योंकि ऑन रिकॉर्ड में कम से कम अपने आप को और हमारे दर्शकों को बता सकूं कि कुछ लोग तो हैं और मैं उसमें शामिल होना चाहता हूं जो इनके मुद्दों को समझ रहा हूं। इससे पहले ये पुणे में भी बोल चुके हैं, मुंबई में आ चुके हैं, चंद्रकांत पाटिल से लेकर जो उप मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, सभी से बातचीत कर चुके हैं। हर जगह पर केवल आश्वासन मिलता है, उसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ पर भी वही होता हुआ नजर आ रहा है। मैं दरअसल मुझे एक सवाल है माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमान देवेंद्र जी फडणवीस साहब से कि आपने जो आपका विजनरी पॉलिसी के नाम पे आपका बहुत अच्छा काम था, आपने आपके फर्स्ट टर्म में जो महाज्योति है, सारथी है, ये PhD के फेलोशिप्स उन्होंने लॉन्च किए थे। तो आज भी वही मुख्यमंत्री है, कोई अपोजिशन में नहीं है, तो आज वही मुख्यमंत्री है, तो फिर भी ये फेलोशिप्स उन्हीं के द्वारा क्यों बंद की गई? अगर हमारा इतना क्वालिटी ऑफ रिसर्च वर्क है तो हमारा आपसे निवेदन है, अगर आपके पास कोई गलत अगर इन्फॉर्मेशन आ रही है तो आपको मैं निमंत्रित करना चाहूँगा, आप हमारे कृषि के किसी भी विद्यापीठ में आइए, हम आपको हमारे रिसर्च दिखाना चाहेंगे और हमारी जो हक है, हमारा जो फेलोशिप है, हम आपसे लेके रहेंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पर ये मांग क्या कर रहे हैं कि हमें रिसर्च करने के लिए आप पैसे दीजिए ताकि हम किसानों की परेशानी को कम कर सकें, किसानों की परेशानी को ख़त्म कर सकें। लेकिन एक ऐसा देश जहाँ पर आप पढ़ाई में से मुगलों को कैसे घटिया दिखा सकते हैं, अकबर का नाम कैसे मिटा सकते हैं, बाबर को कैसे विलन बना सकते हैं, और तो और
भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जो एक तरीके से पॉलिटिक्स है उसे कैसे ऐड कर सकते हैं। जब आपका ध्यान इसी पर होगा तब वाकई क्या इस देश के, इस राज्य के मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री हो, कृषि मंत्री हो, उनमें से किसी को फर्क पड़ेगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आगे जाकर आपको ये याद रखना होगा दर्शकों कि अगर जैसे कि मैंने कहा हर 2 घंटे में महाराष्ट्र में एक किसान आत्महत्या करता है तो उसके लिए केवल किसान जिम्मेदार नहीं है, उस खून के जो दाग हैं, उसके जो धब्बे हैं, उन तमाम अधिकारियों पर, उन तमाम नेताओं पर भी पड़ते हैं जो इसका कोई सल्यूशन नहीं ढूंढते हैं। और जो लोग इसका सल्यूशन ढूंढना चाहते हैं, अगर आप उनके पीएचडी के लिए भी पैसा नहीं दे रहे हैं तो इस खून के दाग आपके ऊपर भी पड़ते हैं। आप कितने भी मेट्रो बनाकर उसमें प्रधानमंत्री को बिठाकर आप हाथ दिखवा दीजिए, आप मेट्रो या मोनो दिखाकर या बुलेट ट्रेन दिखाकर आप ये समझ सकते हैं कि आप विकास कर रहे हैं। हकीकत ये है कि आपके देश की जनता में लोग ऐसे हैं जो हर 2 घंटे में आत्महत्या कर रहे हैं। आप उसे रोक सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं रोक सकते, आप उसे रोकना नहीं चाहते हैं। ये इनके इस आंदोलन से आप समझ सकते हैं। दीपावली का समय है, आप सभी को दिवाली की मुबारकबाद। लेकिन ये समझिएगा कि यहाँ पर जिस तरह की परिस्थिति है, आप किस देश में रह रहे हैं, क्या वाकई हमें दिवाली मनानी चाहिए या नहीं। जब प्रधानमंत्री स्वदेशी की बात करते हैं, वो इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करते हैं, एक तरीके से बताते हैं कि अभी हमें यूएस से डरना नहीं चाहिए, इससे डरना नहीं चाहिए। कोई नहीं डरना चाहता है, लेकिन जब आपका किसान सशक्त होगा, जब आपके लोग सशक्त होंगे, तभी तो आप अपने देश को आगे ले जाना चाहेंगे। इनमें से क्या कोई भारत विरोधी है? इनमें से कोई क्या चाइना या पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है? ये तो अपने किसानों के लिए काम करना चाहते हैं। आप इन्हें अगर पैसा देंगे तो भविष्य में जो हज़ारों करोड़ का पैकेज आपको किसानों के लिए निकालना पड़ता है, वो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब पैकेज निकलेगा तब उसमें से कट मिलेगा तो नेता हमारे और ताकतवर होंगे और बड़ा बड़ा बैनर लगेगा उनका। इसलिए इन्हें यहाँ पर एक तरीके से कमज़ोर करने की कोशिश की जाती है ताकि किसानों के लिए कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकले। वरना मेरे पास और कोई दूसरा चीज़ मेरे दिमाग में नहीं आ रहा कि कौन सा ऐसा देश होगा जहाँ पर आपके पास साइंटिफिक टेम्परामेंट, पीएचडी के लिए, पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, लेकिन महिलाओं को 1500 रुपये आप देकर अपने ऊपर निर्भर रखना चाहते हैं, सिस्टमैटिक घूस देना चाहते हैं और एक तरीके से आप चाहते हैं कि सारे लोग आप पर डिपेंडेंट रहें। 10 रुपये का शिव भोजन थाली खाएं, 1500 रुपये महीना लें और जब आप वहाँ पर आएँ तो मोदी मोदी के नारे लगाएं। इसके आगे मेरे पास और कुछ कहने के लिए नहीं है। ये हमारे देश के लिए दुख की बात है कि एक आदमी जो चाय वाला है वो प्रधानमंत्री बन जाता है, जो नाले से गैस निकालने की बात करता है, और जो वाकई जो लोग हैं जो ज़मीन पर काम कर रहे हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं, उनके पास फेलोशिप के लिए भी पैसा नहीं है। आपको इस नए भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दर्शकों। मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम अब तो लोग समझें कि क्या सही है क्या गलत। हर एक चीज़ एंटरटेनमेंट के तौर पर मत देखिए। ये जो लोग हैं ये आपके ही भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। आप अगर इनके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो भविष्य में और जब क्लाइमेट चेंज आएगा तब आप विदेश से ऐसे ही पीएचडी करने वाले, रिसर्च करने वाले लोगों को और लाखों करोड़ों रुपए देकर बुलाएंगे, लेकिन ये किसानों के बेटे, किसानों की बेटियां जो किसानों की परेशानी समझते हैं और उससे हल निकालना चाहते हैं, उनके बारे में आप नहीं सोच रहे हैं। सोचेगा आप किस देश में रह रहे हैं और कौन सा ये महाराष्ट्र है जिसे हम एक प्रोग्रेसिव स्टेट कहते हैं। क्या वाकई ये प्रोग्रेसिव स्टेट है या नहीं, ये आप सोचेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो मुख्यमंत्री साहब को भी ये भेजिएगा। उन्हें बताइए कि आप जाकर चाइना, जापान में बुलेट ट्रेन देखते हैं, यहाँ पर देखिए ग्रामीण महाराष्ट्र में क्या हालत है। उन तक ये वीडियो को पहुँचाइएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो इस पर कमेंट करके भी बताइएगा कि ये मुद्दे सही हैं या गलत। इन लोगों को आगे क्या करना चाहिए, ये भी एक सवाल है जो हम सरकार के सामने रखेंगे। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। कृषी संशोधन विद्यार्थ्यांना फेलोशिप मिळालीच पाहिजे, मिळालीच पाहिजे, मिळालीच पाहिजे, कृषी संशोधन विद्यार्थ्यांना फेलोशिप मिळालीच पाहिजे, मिळालीच पाहिजे, मिळालीच पाहिजे, कृषी संशोधनातून शेतकऱ्यांचं कल्याण झालंच पाहिजे। झालंच पाहिजे, झालंच पाहिजे। जय जवान, जय किसान.